गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेता हूं, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर पढ़ रहे थे। कल हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पायरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को लाइक भी करें। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा पायरोमीटर क्या होता है? तो साधारण पारे के थर्मामीटर से 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप माप नहीं सकते। यानी कि जो हमारे साधारण थर्मामीटर होते हैं उसमें क्या होता है, 357 डिग्री, उच्चतम 357 डिग्री तक ही टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। अगर 357 से ऊपर टेम्परेचर हो किसी वस्तु का तो क्या करेंगे, हम उसको पायरोमीटर का वहाँ पे यूज किया जाता है। तो यह यंत्र जिससे भट्टी का उच्चतम ताप मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, पायरोमीटर। जो हमारी बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, जैसे बात्या भट्टी है, फर्नेस भट्टी है, इनमें टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तो इस प्रकार के टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थर्मामीटर से माप नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो इसमें भी हमारे पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑप्टिकल पायरोमीटर, नंबर 2 थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है। तो ये हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर का चित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये यहाँ पे इसमें एक लेंस होता है और आई पीस के बीच में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में लगे फिलामेंट के द्वारा विद्युत का, तो क्या होता है, इसमें बल्ब में लगे फिलामेंट के द्वारा विद्युत परपथ की धारा का एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट किस प्रकार किया जाता है कि फिलामेंट तथा वस्तु की चमक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, वस्तु की चमक बराबर हो जाए। और इसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको माप मीटर में आता है और तापमान ज्ञात हो जाता है। तो यानी ये हमारा चित्र है, ठीक है, चित्र है ये हमारा। ये लेंस लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, ये स्केल है। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, मेजर किया जाता है। और ये हमारा फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पायरोमीटर के बारे में क्या पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर के बारे में।
तो थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या होता है? इस पायरोमीटर में दो भिन्न धातुओं की तारों को जोड़कर एक बंद सर्किट बनाया जाता है। इस परपथ के दोनों जोड़ों को भिन्न भिन्न तापक्रम पर रखते हैं तो ईएमएफ के कारण परपथ में क्या हो जाती है? धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है? गैल्वोमैनोमीटर पर तापमान को क्या कर लिया जाता है? माप लिया जाता है तथा दो वस्तुओं से बने इस प्रबंध ताप युग्म कहते हैं। यह थर्मोकपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो हमारा थर्मोइलेक्ट्रिक होता है वो किस पर कार्य करता है? थर्मोकपल प्रिंसिपल पर, यानी थर्मोकपल सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमारा थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या होता है? इसमें दो धातु के तार होते हैं। क्या होते हैं? दो धातु के तार होते हैं। दो धातु के तार होते हैं और उनसे क्या होता है? एक सर्किट बनाया जाता है। तो दोनों सर्किट में क्या होता है? धारा प्रवाह होने के कारण क्या होता है? दोनों में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है और वही विद्युत वाहक बल क्या होता है? जिससे क्या होती है? विद्युत वाहक बल से धारा उत्पन्न होती है और वह गैल्वेनोमीटर में पढ़ लेते हैं। तो हमने इस प्रकार थर्मोपायरोमीटर के बारे में जान लिया है। ये है हमारा थर्मोपायरोमीटर का चित्र। ये हमारा स्केल है। यहाँ से क्या करते हैं? हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को मापते हैं। और ये हमारा एमीटर है, जिसमें क्या होता है? करंट को मेजर किया जाता है। ये फिलामेंट लगा हुआ है और ये क्या है? ये वायर हैं। इनसे क्या हो रहा है? सर्किट बन रहा है और इसी में क्या होगा? हमारा ईएमएफ जनरेट होगा और जिससे क्या होगा? जिससे करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? वह गैल्वेनोमीटर में मेजर की जाएगी और तापमान उससे मापा जाएगा। तो हमने अब ये दोनों हमारे थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर और पायरोमीटर के बारे में पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का संचालन कैसे होता है। तो ऊष्मा के संचालन के कितने 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है कंडक्शन, नंबर 2 होता है संवहन और नंबर 3 होता है विकिरण। 3 होते हैं हमारे ऊष्मा का संचालन की विधि। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो अब हम सबसे पहले चालन विधि के बारे में पढ़ेंगे। चालन विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है? पदार्थ के कणों के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचना ही चालन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? एक कण की ऊष्मा दूसरे कण की ऊष्मा में पहुंचती रहती है और यह विधि क्या होती है? यह विधि केवल ठोसों में होती है। इस विधि में ठोस कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी जो कण होते हैं वो तो वहीं पर रहते हैं। तो लेकिन ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है। ऊष्मा का चालन पदार्थ के कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह ऊष्मा का चालन किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के कणों की प्रकृति, यानी पदार्थ कैसे हैं, पदार्थ के कण कैसे हैं, कि वह किस प्रकार से ऊष्मा का चालन करते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के कण क्या होते हैं? धीमे धीमे स्लो ऊष्मा का ट्रांसफ़र करते हैं और कोई क्या करते हैं? कोई तेज, यानी कि जल्दी से हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे संवहन के बारे में। संवहन क्या होता है? तो ये है हमारी दूसरी विधि ऊष्मा का ट्रांसमिशन के बारे में।
तो संवहन क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। यानी कि जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसमें क्या ऊष्मा का संचालन कैसे होता है, हमारा ऊष्मा का ट्रांसमिशन के संचालन कैसे होता है, संवहन विधि द्वारा। तो तरल अवस्था में कण की गति करते हैं और कण गर्म होकर अपना स्थान बदल देते हैं। हमने चालन विधि में पढ़ा था कि क्या होता है, उसमें क्या होता है, कण तो स्थिर रहते हैं लेकिन ऊष्मा एक कण से दूसरे कण की ओर बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है, संवहन में इसमें क्या होता है, कण गरम होकर क्या होता है, हल्का हो जाता है और वह अपना स्थान बदल देते हैं तथा ठंडे कण उनके स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रकार कण नीचे ऊपर के क्रम में क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। इसमें गर्म होकर कण अपना स्थान बदलते रहते हैं और उनके स्थान पर क्या हो जाते हैं, ठंडे कण आ जाते हैं। तो ये तो हमारी संवहन विधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे विकिरण। विकिरण क्या होता है, किरण से पता ही चल रहा होगा, यानी कि कोई प्रकाश की यानी कि किरण। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पदार्थ की गैसीय अवस्था के कण प्रकाश की किरणों द्वारा गर्म हो जाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, सूर्य की किरणों द्वारा ऊष्मा विकिरण धरती पर आती है। विकिरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सूर्य की जो रोशनी है वह उसके माध्यम से ऊष्मा क्या होती है, पृथ्वी पर आती है। तो हमने ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के संचालन की तीनों विधियां पढ़ी। कौन कौन सी विधि होती है हमारी, चालन, संवहन और विकिरण। तीनों विधि के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा की तालिका। ये हमारी क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ की क्या होती है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एक होती है तथा बर्फ़ की क्या होती है, पानी से आधी होती है। एल्कोहल की 0.6, जिंक की 0.09, सीसा की 0.16, कॉपर की 0.09, एल्युमिनियम की 0.21, तारपीन के तेल की 0.42 तथा सरसों के तेल की 0.44 होती है। पारे की 0.04 होती है। तो ये क्या है, ये टेबल है, इसको याद रखना है। इसमें ज़्यादातर पानी की याद रखो, एक होती है हमेशा, और बर्फ़ की याद रखो, इसकी क्या होती है, आधी होती है। ये ज़्यादातर इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का प्रसार। यानी कि जैसे कि कोई ठोस पदार्थ है तो क्या उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, उनमें प्रसार होता है। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके पदार्थ के बढ़ने के साथ साथ उसके आकार, क्षेत्रफल, लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पदार्थ की इस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, यानी कि एक्सपेंशन कहते हैं। ये हमारा एक्सपेंशन का सूत्र है, अल्फ़ा बराबर L1 माइनस L2 बट्टे L1 T2 माइनस T1। ये हमारा तापांतर है, यानी कि पहले तापमान T1 था किसी वस्तु का, फिर बाद में क्या हो गया, T2 हो गया, और L1 क्या हो गया, ये हमारी लंबाई में वृद्धि। ये क्या है, L1 L2 माइनस L1 माइनस L1, ये क्या है, जो किसी पदार्थ के में वृद्धि है। और ये L1 क्या है हमारी, ये हमारी प्रारंभिक लंबाई है। तो इस प्रकार हमने
क्या हुआ, ठोस का प्रसार के बारे में पढ़ा। अब हम कल, यानी कि कल नहीं, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।